नमस्कार, स्वागत है आपका एमओपी क्लासरूम की हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपके साथ सुधा त्रिवेदी। आज के इस सत्र में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के परिचयात्मक इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 4 प्रमुख विभागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आज हम केवल आधुनिक काल के बारे में उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे कि क्या हैं इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं और प्रमुख लेखक। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि बाकी 3 कालों में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन 3 कालों में केवल पद्य की रचना हुई, जबकि आधुनिक काल में गद्य की भी रचना शुरू हुई। तो हम इस काल में 2 चीज़ें देखेंगे, एक गद्य काल खंड और दूसरा पद्य काल खंड। तो पहले देखते हैं गद्य, जो हमारे लिए विशेष बात है, जो केवल आधुनिक काल में हुआ। उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या ऐसी बात हुई, क्या विशेषताएं थीं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। ऐसी क्या बात है कि सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है? तो इस काल में ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली यानी दिल्ली, बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में जो बोली जाती थी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, इसे ही खड़ी बोली कहते हैं। इसका विकास हुआ ब्रज भाषा की अपेक्षा। इसके बाद पद्य के साथ जो बड़ा सिग्निफिकेंट इस काल का रोल रहा कि गद्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। पहले जैन साहित्य में थोड़ा बहुत इसकी झलक मिलती है, लेकिन आधुनिक काल में आकर और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आधुनिक काल में गद्य का विकास ही इसलिए हुआ क्योंकि इस समय के लेखक आज़ादी के आंदोलन से जुड़े और हिंदी को आज़ादी के आंदोलन के एक टूल के रूप में लिया। तो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और जैसा कि जाहिर है इस काल में तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों का बहुत प्रभाव पड़ा। आपको याद रखना पड़ेगा कि उस समय तक छापे खानों का विकास हो गया था और छापे खानों के विकास से हिंदी साहित्य में एक बड़ी क्रांति आती हुई दिखाई पड़ती है। अब हम देखेंगे उसके विभिन्न चरण। तो इस काल के प्रतिनिधि लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चरणों की बात करें तो विभिन्न चरणों में सबसे पहला, चूँकि प्रतिनिधि लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो सबसे पहला जो है चरण वो भी भारतेंदु जी के नाम पर। जैसे आप लोग एक सिनेमा का डायलॉग बोलते हैं, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, तो लगभग उसी तरह से भारतेंदु पूर्व युग और फिर दूसरा चरण है भारतेंदु युग 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। 1850 ईस्वी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। तो 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक भारतेंदु पूर्व युग और 1850 से लेकर 1900 तक का युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण युग है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी जी ने भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी को एक मानक स्वरूप देने का प्रयास किया और इसीलिए एक पूरे युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक, लगभग 17 वर्षों तक वो सरस्वती के संपादक रहे थे और इसीलिए 1900 से 1920 ईस्वी तक का कालखंड द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आए एक क्रांति सी लेकर प्रेमचंद जी और उसी समय आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी आलोचनात्मक पुस्तक लेकर, और वो पूरा युग 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक का युग रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ मैं दोबारा याद दिला दूं कि प्रेमचंद का देहावसान 1936 ईस्वी में हो गया था। इसलिए मैं ये डेट को किसी किसी लेखक के जन्म मृत्यु से जोड़कर बता रही हूँ कि आपको याद रखने में आसानी होगी।
तो रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद युग कहाँ से कहाँ तक है? 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक, और अद्यतन यानी अभी का युग 1936 यानी प्रेमचंद जी के देहावसान से लेकर आज तक का युग कहलाता है अद्यतन युग। अब देखते हैं कि पहला जो युग है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो इतना बड़ा योगदान है, क्यों? उनके जीवन को संक्षिप्त रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, वो प्रतिनिधि लेखक हैं, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए और राष्ट्रीय भावना का विकास करने की दिशा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का संपूर्ण उपयोग किया। यही नहीं, वे 9 सितंबर 1850 में काशी के एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने हिंदी भाषा और राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए लगा दिया। उनका ये धुर मानना था कि अगर आपको अपने देश को आज़ाद करना है और विकास करना है तो अपने देश की भाषा में, एक भाषा में जब तक आप शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे तब तक यह संभव नहीं होगा। केवल 34 वर्षों की आयु में 6 जनवरी 1885 को उनका निधन हो जाता है। इसी बीच उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की। तो ये हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका ऋण है हिंदी साहित्य के ऊपर। और उसके बाद हमारा आता है भारतेंदु पूर्व युग। अब हम युगों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी लेते हैं। क्या था भारतेंदु पूर्व युग? उसी समय गद्य एक रूप आकार ले रहा था और विकास 19वीं शताब्दी के आसपास होने लगा था। आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्योंकि इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का विकास करना और आज़ादी के आंदोलन को गति देना, दिशा देना, इसीलिए आप देखेंगे कि इस काल में साहित्य में पत्रकारिता ज़्यादा एक मुकाम पर हासिल कर चुकी थी। और 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से पहला समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था उदंत मार्तंड। इसी समय उसे 3 वर्षों बाद 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक पत्र कलकत्ता से ही निकाला गया, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से। और उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, गुजराती भाषी होते हुए भी उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। तो ये है भारतेंदु पूर्व युग। और जैसा कि भारतेंदु युग के बारे में पहले ही बताया गया, उन्होंने जो योगदान दिया 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, वह तो अमूल्य है। इन्होंने भी पत्रिकाओं पर ध्यान दिया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका, ये इन्होंने निकाली। और साथ ही अनेक नाटकों की रचना की, थिएटर्स की स्थापना की। उन्होंने गद्य, पद्य, नाटक हर विधा में लिखा। इनके अलावा जो उस काल के प्रमुख लेखक हैं उसमें कुछ नाम हैं: बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ, चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री आदि। इस काल में लिखा हुआ लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इस तरह से चरणों में किस तरह से हिंदी का विकास हुआ। और बाबू देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति, जिस पर कि दूरदर्शन भी धारावाहिक बना चुका है, उसको एक अय्यारी तिलस्मी उपन्यास है, उसने भी इस दिशा में बहुत काम किया, हिंदी को विकास देने की दिशा में। अब भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि द्विवेदी जी, जिनका जन्म 9 मई 1864 को हुआ था, उनके नाम पर एक पूरा युग जाना जाता है। वह इसलिए कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 17 वर्षों तक किया और इस दौरान उन्होंने हिंदी का मानकीकरण करने के लिए बहुत प्रयास किया। उस दौरान
जो भी लेखक सरस्वती में छपने के लिए रचनाएं भेजते थे, द्विवेदी जी उसको कहते थे कि इसको लौटा दो, दोबारा से लिखो। और इस तरह से उन्होंने लेखकों को शुद्ध और परिमार्जित भाषा लिखने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी का ये भी मानना था कि केवल कथा कहानी समालोचना ही साहित्य नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र, ज्ञान की सभी विधाएं भी साहित्य का ही हिस्सा हैं। तो द्विवेदी युग के बाद आता है रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद युग। ये युग, इसने बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हम देखेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में एक अद्भुत काम किया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा हुआ उनका इतिहास आज भी एक माइलस्टोन है, लाइट हाउस की तरह लोगों को प्रकाश दे रहा है। कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो भी लिखता है वह इसी से सहायता लेता है। दूसरे थे प्रेमचंद, जिन्होंने इतनी 300 के लगभग कहानियाँ लिखी, 14 के करीब उपन्यास लिखे और इस तरह से हिंदी को समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने ही कथा और कहानी को, उपन्यास को जीवन की समस्याओं से सीधा जोड़ा। यह केवल गल्प नहीं रह गया, बल्कि समस्या और उसका समाधान। और इसी काल में जयशंकर प्रसाद आए, जिन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से नाटकों को एक नई दिशा दी। तो ये था रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद युग। और उसके बाद 1936 के बाद आता है हमारा अद्यतन युग, जो 1936 से लेकर आज तक चला आ रहा है। 1936 जबकि प्रेमचंद जी का निधन हुआ, और वहाँ से लेकर आज तक का युग अद्यतन युग कहा जाता है। चहुमुखी विकास हुआ। पहले हिंदी गद्य में कथा, कहानी, उपन्यास वगैरह थे, समालोचना। लेकिन इस काल में नई नई विधाएं आई, जैसे रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, रेडियो इसी काल में आया, तो रेडियो रूपक आदि दिशाओं में विपुल साहित्य की रचना हुई। और आज का विमर्श, लेखन, सब कुछ सोशल मीडिया पर संचालित हो रहा है। तो हिंदी साहित्य का अद्यतन युग सोशल मीडिया पर भी, उसको भी एक धड़ा साहित्य का माना जाता है। हाँ, यह ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की भाषा अभी तक कहीं से अनुशासित नहीं है, और इसके लिए हिंदी साहित्य को पुनः एक रामचंद्र शुक्ल की, पुनः एक महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रतीक्षा है। इसके साथ ही गद्य साहित्य का ये सभी चरण आपने देख लिए। अब बहुत संक्षेप में देख लेते हैं पद्य साहित्य के विभिन्न चरणों को। यह लगभग गद्य साहित्य के समानांतर चला है। मैं केवल नाम आपको बता देती हूँ। पहला है नवजागरण काल, जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। दूसरा सुधार काल, जो गद्य में द्विवेदी युग के समानांतर चला, 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। तीसरा छायावादी युग, जिसके प्रणेता जयशंकर प्रसाद थे। उन्होंने ही नाटकों में, ऐतिहासिक नाटकों को एक नई दिशा दी। यहाँ छायावादी युग के प्रणेता थे। 1920 से लेकर 1936 तक का युग छायावादी काल कहलाता है। और उसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यह साहित्य, इस काल की कविताएं जो 1936, जबकि प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई इससे थोड़े ही दिनों पहले, प्रगतिवादी काव्य का जो मंच था उसके पहले अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। तो 1936 से लेकर 1953 ईस्वी तक का काल प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का काल है, जिसमें मार्क्सवाद की झलक आपको कविताओं में दिखाई देगी। और फिर है नई कविता या समकालीन कविता, जो 1953 ईस्वी से लेकर आज तक चली आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ भी मैंने बताया उससे आधुनिक काल की एक संक्षिप्त जानकारी लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इस तरह से आप अगर याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से आधुनिक काल को समझ भी पाएंगे और उसे लिख भी पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।